हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ रहे थे, टचिंग और कंडक्टिंग प्रॉब्लम की थी। उसके बाद हमने ये पहले ये कंडक्टिंग वायर से ये क्वेश्चन किया था हमने, अंदर और बाहर वाले शेल्स को जोड़ के। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी हमने पढ़ा था। तो इसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ये लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज। तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसकी डेरिवेशन है फॉर्मूला की, वो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर चैप्टर में, कैपेसिटर चैप्टर में। अभी जस्ट हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन मैं फिर बता रहा हूँ, हम कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए। तो इसी एनर्जी डेंसिटी को लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास है फाइंड एनर्जी इन अ क्यूब ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। हमारे पास एक शीट है जिस पे चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस इनफाइनाइट शीट की वजह से मान लीजिए यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी क्यूब ले लिया, ठीक है, जिसकी साइड है ए। ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले पूछा गया ये। तो इसमें से इसकी साइड है ए, क्यूब साइड ए। तो फाइंड एनर्जी इन द क्यूब ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इस इनफाइनाइट शीट की वजह से यहाँ पे इसमें एनर्जी कितनी होगी। अब मेरे को पता है दैट एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी को निकालने के लिए हम एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए क्यूब। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है एक इनफाइनाइट शीट की वजह से, वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट शीट की वजह से तो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब, वॉल्यूम है ना तो ए क्यूब। तो ये आ गया, एप्सिलॉन ने एप्सिलॉन को मार लिया, तो मेरे पास बचा सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 इंटू 2 8 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास एनर्जी आ गई, ठीक है। आगे इसी चीज़ को हम यूज़ करके इसी एनर्जी डेंसिटी को और चीज़ निकालते हैं हम, एनर्जी ड्यू टू चार्ड होलोस्फीयर। हमें पता है कि मान लीजिए कि एक होलोस्फीयर है मेरे पास, कंडक्टिंग होलोस्फीयर, और इस पे हमने कुछ चार्ज दे दिया Q। और हमने पढ़ा था कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो R से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है, R से लेके इन्फिनिटी तक। और एनर्जी होती कितनी है इसकी, हमने पहले भी इसको किया KQ² अपॉन 2R। ये तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी होती है और R से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है। इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी डेंसिटी। तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है R पे। जैसे जैसे मैं इससे दूर चला जाऊंगा तो रेडियस चेंज होता जाएगा, R स्मॉल r की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाएगी। तो हमें एनर्जी निकालनी है। तो मान लीजिए कि मैं सेंटर से किसी डिस्टेंस R पे जाके एक छोटा सा स्फीयर लेता हूँ, पतला सा dr वॉल्यूम, dr मोटाई का, ठीक है, ऐसे स्फीयर ले लिया, ये पतला सा स्फीयर, सच दैट दिस थिकनेस इज dr। तो अगर मान लीजिए
मैं इसमें एनर्जी पता कर लूँ टोटल, और ऐसे ही मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ इसी एनर्जी को ओवर द एंटायर डिस्टेंस आर टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो छोटी सी एनर्जी है डी ई एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इसमें कितनी होगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये छोटे से पतले से क्यूब का 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं, ई की जगह ये लिख दिया, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कहाँ से लेके कहाँ तक, आर से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से मेरे पास एप्सिलॉन नॉट देखिए ये मेरे पास आ गया, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आर रेज टू पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ से मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक के को मार सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू भी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर ने इसको मार लिया, आर स्क्वायर को, मेरे पास क्या बचा 1/2 के क्यू स्क्वायर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा आर से लेके इन्फिनिटी तक, तो मेरे पास आ गया 1/2 के क्यू स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो आ गया 1-1/r, और कहाँ से लेके r से लेके इन्फिनिटी तक। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास e की वैल्यू आ जाएगी हाफ के क्यू स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था जब भी ये नेगेटिव आए तो लिमिट्स उल्टी पुट कर लो, तो यहाँ पे आ गया 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो मेरे पास जो एनर्जी आई दैट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r आ गई, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वही आंसर आया निकल के, ठीक है। तो हमने ये प्रूव किया एनर्जी डेंसिटी की मदद से। सॉलिड स्फीयर के लिए भी कर ही लेते हैं। सॉलिड स्फीयर में भी हमने पढ़ा है कि सॉलिड स्फीयर के जो अंदर एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एनर्जी इनसाइड चार्ड सॉलिड स्फीयर हमने पढ़ा है, वो अंदर कितनी होती है, टोटल एनर्जी भी हमने पढ़ा था, टोटल एनर्जी कितनी होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी बाहर कितनी होती है, आउटसाइड हमने पढ़ा था के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमने स्फीयर जो टॉपिक किया था उसके अंदर ये चीज़ पढ़ी थी। और इनसाइड एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल कितनी होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, कुछ ऐसे करके आई थी ये, ठीक है, ये टोटल एनर्जी। तो हमें ये प्रूव करना है कि अंदर सॉलिड स्फीयर के ये एनर्जी होती है। तो ये मेरे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और ये मान लीजिए इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो हमें, और ये चार्ज है विद चार्ज क्यू, इस पे चार्ज है क्यू, तो हम मान लीजिए यहाँ पे किसी डिस्टेंस आर पे जाके एक डी आर थिकनेस का एक स्फीयर लेते हैं, ये डी आर थिकनेस का एक स्फीयर लेते हैं, ये डी आर का। तो पहले मैं इसमें एनर्जी ले लेता हूँ कि इस छोटे से ये जो मार्क्ड स्फीयर है इसमें एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी मान लीजिए छोटी सी एनर्जी डी, और एनर्जी डेंसिटी है मेरे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि जो कंडक्टिंग होता है उसके तो सरफेस पे ही चार्ज होता है, ठीक है, और ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमने पढ़ा है, दैट इज के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर रेज टू पावर 6 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ने एक के को मार लिया, तो मेरे पास बचा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर रेज टू पावर 6 इंटू आर रेज टू पावर 4 डी आर। और ये इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक। और मेरे पास आ जाएगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर रेज टू पावर 6 और आ गया मेरे पास आर रेज टू पावर 5 अपॉन 5। ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये 0 से कैपिटल R तक, तो आया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर रेज टू पावर 6 इंटू आर रेज टू पावर 5/5। तो मेरे पास आया के क्यू स्क्वायर अपॉन 10R। ये इतनी एनर्जी अंदर होती है स्फीयर के, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बता दिया, ये अंदर होती है इनसाइड द स्फीयर, ये एनर्जी होती है। और बाहर कितनी होती है ये। ठीक है। तो टोटल एनर्जी इन दोनों को मिला के आ जाएगी मेरे पास। तो ये कितना है 0.1 और ये 0.5, तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये टोटल एनर्जी होती है ये। तो ये आउटसाइड एनर्जी और ये इनसाइड एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी दोनों को मिला के मेरे पास आ जाएगी ये और ये। ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 10R। ठीक है। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन R। तो ये एनर्जी आ गई मेरे पास। ठीक है। टोटल एनर्जी 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन R। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास, हमने एनर्जी लिखनी सीख ली। अब एनर्जी हमें स्फीयर्स की और लिखनी है। ठीक है। तो फाइंड एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्फीयर्स। आपको अलग अलग स्फीयर्स की एनर्जी लिखनी है। जैसे मान लीजिए अभी तो हमें बताइए कितनी एनर्जी है, अंदर कितनी होती है, बाहर कितनी होती है। हमारे पास एक हॉलोस्फीयर है, ये हॉलोस्फीयर और इसका रेडियस है मान लीजिए r, और इसके सेंटर पे भी चार्ज मान लीजिए छोटा q रख देते हैं और बाहर इसके ऊपर q चार्ज है। अब इस सिस्टम की एनर्जी है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा मानिए कि हमने पहले सिर्फ q चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए। कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी पे मान लीजिए हमने q चार्ज रखा हुआ था और हम इसको उठा के यहाँ पे लेके आए q चार्ज को। तो हमें कितना काम करना पड़ा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसको रिपेल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है। क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो वही एनर्जी होगी ना जो इसको बनाने में हमने खर्च किया है। तो जो हमने वर्क डन किया इसको बनाने में, वही तो एनर्जी होगी स्फीयर के पास। तो मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी पे पड़ा था और इसको मैं कहाँ पे लेके आया, अपने एक डिफाइंड प्लेस पे लेके आया क्यू को। तो इसको बनाने में कोई वर्क डन नहीं खर्च हुआ। अब मैं बाहर वाले इसकी स्फीयर की, हॉलोस्फीयर की बात करता हूँ। और इस हॉलोस्फीयर को मान लीजिए मैंने यहीं पे फॉर्म कर लिया, यहाँ पे बना लिया। ठीक है। जिस पे चार्ज क्यू था। अब हमें पता है कि इस चार्ज क्यू वाले स्फीयर को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R, जो हमने पहले भी पढ़ा है। हॉलोस्फीयर की ये एनर्जी होती है। तो एक तो एनर्जी मेरे को लगी बनाने में ये पूरे सिस्टम में, जब मैंने हॉलोस्फीयर को कहीं और रख के बनाया, ऐसे मान लीजिए, तो आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R। प्लस जब मैं इस स्फीयर को उठा के ऐसे यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी है, इस पे चार्ज है Q और ये डिस्टेंस R पे बैठा है सारे का सारा चार्ज। तो इसकी एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्मॉल q अपॉन R। ठीक है। तो ये इसकी टोटल एनर्जी होगी। ये जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी ये सिर्फ स्फीयर फॉर्म करने के लिए। ठीक है। टू फॉर्म स्फीयर, हॉलोस्फीयर बनाने में ये एनर्जी चलेगी। और ये एनर्जी है वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्फीयर नियर चार्ज Q, इस Q चार्ज
पे जब मैंने इस स्फीयर को रखा तो ये वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि एनर्जी इतनी होती है ना KQ अपॉन R, तो ये एनर्जी आ गई सिस्टम की। और देखिए ऐसे और क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। और देखिए फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये एक नया सिस्टम है, इसकी भी हमें एनर्जी लिखनी है, टोटल एनर्जी। ठीक है, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा सिस्टम है, एक ये है, इसके अंदर एक और स्फीयर है, इसके सेंटर पे हमने चार्ज मान लीजिए Q रख दिया यहाँ पे, और इसका रेडियस अंदर वाले का A है, बाहर वाले का रेडियस मान लीजिए B है। इसको हमने चार्ज पॉजिटिव Q दे दिया और इसको हमने चार्ज, इस स्फीयर को -Q दे दिया, -Q चार्ज। तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? तो सिंपली वैसे ही सबसे पहले मैं मान लीजिए सेंटर वाले चार्ज Q को लेके आया, ठीक है, तो इसको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो 0 एनर्जी मैं लिख रहा हूँ एक एक करके 0। अब मान लीजिए मैंने ये नेगेटिव Q वाला जो स्फीयर है इसको बनाया, तो इसको बनाने में मेरे को कितना काम करना पड़ा? तो मेरे को इस स्फीयर को मान लीजिए मैंने इन्फिनिटी पे फॉर्म कर लिया, जिसका रेडियस A है और इस पे चार्ज है -Q, तो इसको फॉर्म करने में कितना वर्क डन करना पड़ा? KQ² अपॉन 2A। ठीक है, अब बच्चा बोल सकता है सर यहाँ पे तो नेगेटिव Q है। देखिए इसको समझिए आप, जब हमने ये मान लीजिए कोई स्फीयर फॉर्म किया था जिस पे चार्ज Q था, तो हमने इसको कैसे फॉर्म किया था कि हम इन्फिनिटी से चार्ज को तोड़ तोड़ के लेके आ रहे थे। तो जब मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और मैं पॉजिटिव चार्ज को तोड़ के यहाँ पे लेके आ रहा था, तो रिपल्सिव फोर्स लग रही थी, तो हमें पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ा था। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने नेगेटिव Q वाला स्फीयर फॉर्म किया, ठीक है, और किसी समय इस पे चार्ज मान लीजिए स्मॉल नेगेटिव Q है, जब मैं यहाँ पे इसके पास नेगेटिव Q चार्ज लेके आऊँगा तो ये फिर इसको रिपेल करेगा और वर्क डन मेरे को फिर वही करना पड़ेगा, अगेंस्ट दिस करना पड़ेगा। तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, इसीलिए चाहे ये हो चाहे ये हो, वर्क डन हमेशा आपको पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया मेरा इस स्फीयर को फॉर्म करने का। अब मैं इस स्फीयर को उठा के यहाँ से ऐसे यहाँ पे ला के रख दिया A डिस्टेंस पे, तो इस कार्य में, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ा? वो मेरे पास आ गया +KQ, ये जो बीच वाला Q है, इनटू ये, क्योंकि अब तो मैं नेगेटिव चार्ज को इसके पास लेके आ रहा हूँ, तो -Q अपॉन A, प्लस ये जो बड़े वाला स्फीयर है इसको बनाने में कितना वर्क डन लगा? KQ² अपॉन B। ये जो बड़े वाला स्फीयर है हमने यहाँ पे मान लीजिए ये B रेडियस वाला स्फीयर यहीं पे फॉर्म कर लिया, तो इसको बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा ये। और जब मैं इसको उठा के यहाँ पे ला के रखूँगा ऐसे, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ा? एक तो इसका इसके साथ इंट्रैक्शन है, इस बीच वाले Q की और इसकी, तो वो आ जाएगी KQ इंटू Q अपॉन 2B। ये गलत लिख दिया, KQ² अपॉन 2B था इसको बनाने में, और ये आ गया KQ अपॉन B, प्लस इस स्फीयर का B वाले का इसके साथ भी इंट्रैक्शन होगा, वो कितना होगा? K इस पे है Q और इस पे है स्मॉल q अपॉन B। ठीक है, क्योंकि जब मैं बड़े वाले स्फीयर की बात करूंगा तो ये वाला स्फीयर, नेगेटिव Q वाला स्फीयर, तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे ना इसको, और सेंटर पे पड़ा हुआ, तो मतलब इस जगह से यहाँ का डिस्टेंस B है, तो इसीलिए ये, तो टोटल चार्ज ये आ गया। अब मैं ये दोनों को तो कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचा? KQ² अपॉन 2A माइनस KQ² अपॉन A प्लस KQ² अपॉन 2B, तो ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने पे आ जाएगा KQ² अपॉन 2B माइनस KQ² अपॉन 2A। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये बड़ी वैल्यू है, तो ये मेरे पास फाइनल आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप एक एक करके इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो HNC हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस है R,
और एक है हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और जो इसका रेडियस है दैट इज़ 2r, इसका रेडियस है 2r, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ d। अब इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? तो पहले तो मैं इस सिस्टम को बनाने की एनर्जी लिख लेता हूँ। वो एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी सिस्टम की, इस सिस्टम को बनाने की एनर्जी कितनी है, kq² / 2r, प्लस इस सिस्टम को बनाने की एनर्जी, ये सॉलिड है तो सॉलिड की टोटल एनर्जी होती है 3/5 kq² / 2r। ठीक है, वैसे तो r होता है क्योंकि इसका रेडियस 2r है, तो ये तो आ गया 3/5। इस पे चार्ज मान लीजिए q मान लेते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस पे चार्ज स्मॉल q मान लेता हूँ, तो ये आ गया k² / 2r, प्लस इन दोनों को आपस में जोड़ के रखने के लिए तो आया kq/d। तो ये इनकी इंटरेक्शन की एनर्जी होगी। ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी है टू फॉर्म HNC, ये एनर्जी है टू फॉर्म SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और ये इनकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, इंटरेक्शन एनर्जी, ये इनकी इंटरेक्शन एनर्जी आएगी। ओके, तो ये एनर्जी का खेल हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये मेरे पास ऐसे एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q और बाहर चार्ज है Q और ये यहाँ पे मटेरियल है, तो इस क्वेश्चन की एनर्जी आपको अगर लिखनी आ जाए तो कैसे लिखोगे? देखिए, जो हमने पहले आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहले क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम इसकी एनर्जी लिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? ये Q है तो यहाँ पे नेगेटिव Q आ गया तो एक Q बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो टोटल इस पे कितना आ जाएगा? 2Q। तो बस आपके पास वैसे ही ये ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले किया है, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दी तो आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, ये कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, ये मेरे पास 2Q है और ये इस पे मान लीजिए -Q और सेंटर पे Q है, बस इसकी एनर्जी लिख दीजिए, ये कंडक्टिंग मटीरियल की आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिंग मटीरियल प्रेजेंट है, आप इसको ब्रेक करके ऐसा बना सकते हो अगर आपने एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कर दी तो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड लिटिल डिस्कशन ऑन प्लेट्स, ठीक है। तो प्लेट्स पे डिस्कशन है ये, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन ही करेंगे, बाकी की ये कैपेसिटर चैप्टर में होती है, ठीक है। तो लिटिल डिस्कशन ऑन प्लेट्स, लिटिल डिस्कशन ऑन प्लेट्स। तो लिटिल डिस्कशन ऑन प्लेट्स, तो मेरे पास मान लीजिए हमने पढ़ा है कि एक मेरे पास मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ये है नॉन कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट और इस पे चार्ज है ये पॉजिटिव Q। तो इसकी वजह से किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने पढ़ा है σ/2ε0। तो सिग्मा कितना है इस पे? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चार्ज इस पे मान लीजिए Q है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा की जगह Q/2A ε0। ये तो मेरे पास नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। अब अगर मान लीजिए मेरे पास कंडक्टिंग प्लेट हो, ऐसे कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, एक कंडक्टिंग प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट, और कंडक्टिंग प्लेट पे मुझे पता है कि अगर मैं इसको चार्ज Q देता हूँ तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहता है, तो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ऐसे, और ये भी। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? इस जगह पे इसी डायरेक्शन में, इसकी वजह से कितना आ जाएगा? σ/2ε0, और इसकी वजह से प्लस σ/2ε0, तो आ जाएगा मेरे पास σ/ε0, ठीक है। अब हमें ये याद करना है, ये हमने ऐसे पढ़ा था कि एक इनफाइनाइट शीट पे अगर मैं चार्ज देता हूँ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0। आज से आप ये याद करोगे कि एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? σ/2ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल लेयर ऑफ चार्जेस, सिंगल लेयर ऑफ चार्जेस कितना होता है? दैट इज इक्वल टू σ/2ε0। तो इसकी वजह से दो बार जोड़ेंगे तो σ/ε0 आ जाएगा।
अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। इसका अगर मैं सिग्मा लिखूं तो सिग्मा कितना है, Q/2A, क्योंकि इधर भी ए एरिया है और इधर भी ए एरिया है, तो सिग्मा कितना आ गया इसका, Q/2A। और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी Q/2A एप्सिलॉन नॉट, उतनी आ जाएगी जितनी ये है। ठीक है, बट जब मैं सिग्मा की टर्म में लिखता हूँ तो ये एक अलग बात है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल लेयर ऑफ चार्जेस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगर 2 लेयर होगी तो 2 बार जुड़ जाएगा, 3 होंगी तो 3 बार जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, हमें ये चीज़ समझ आ गई। अब और देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ठीक है, कैसी प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है अभी कंडक्टिंग प्लेट्स आ गई 2। इस पे हमने चार्ज मान लीजिए Q1 दे दिया और इस पे चार्ज मान लीजिए Q2 दे दिया। अब अगर तो सिंगल प्लेट होती जैसे ये है तो यहाँ पे होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बट इधर कहानी कुछ और है, क्योंकि 2 प्लेट्स अवेलेबल हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्यों होगी, बिकॉज 2 प्लेट्स आर देयर, 2 प्लेट्स आर देयर। तो मतलब मान लीजिए कि इस पे चार्ज Q1 आ गया और इस पे चार्ज आ गया Q2, इस पे चार्ज आ गया Q3 और इस पे चार्ज आ गया Q4, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर ये सिर्फ एक प्लेट होती तो इधर Q1/2 और Q1/2 इक्वल आता, बट अब नहीं आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर करेगा। यहाँ पे इस सरफेस के ये नज़दीक है प्लेट तो इधर कुछ चार्ज और होगा, और ये प्लेट, ये जो सरफेस है इससे ये प्लेट ज़्यादा दूरी पे है तो ये चार्ज कुछ और होगा। चलो खैर, हमें तो इक्वेशन से मतलब है, मैं ये लिख सकता हूँ Q1 + Q2 इज इक्व टू Q1, और ये भी लिख सकता हूँ Q3 + Q4 इज इक्व टू Q2। ठीक है, अच्छा और इक्वेशंस लिखते हैं। पहली इक्वेशन आ गई मेरी ये, दूसरी इक्वेशन आ गई ये। अब मान लीजिए मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, ए पॉइंट की, तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्व टू 0 बिकॉज ए इज इनसाइड कंडक्टर, ये कंडक्टर के अंदर है। ठीक है, अब देखिए ए पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 + Q3 और Q4 की वजह से जो होगा वो बराबर होना चाहिए, तभी तो ये 0 होगा। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू Q1 इज इक्वल एट ए की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q4। तो इसकी वजह से कितना होगा, सिंगल लेयर ऑफ चार्जेस की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं। ठीक है, ऐसे इधर भी बैठे हैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और ऐसे इधर भी पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं और इधर भी पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं। तो इसकी वजह से कितना होगा, सिग्मा/ε0। ठीक है, तो सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ इस सिग्मा के लिए सिग्मा 1/ε0, इसको लिखता हूँ मैं Q1/2A ε0। सिंगल लेयर की वजह से तो सिग्मा/2ε0 होता है, तो सिग्मा 1 को मैंने क्या लिख लिया, Q1/A। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Q2/2A ε0 प्लस Q3/2A ε0 प्लस Q4/2A ε0। ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि इस साइड वाले चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इतनी, इस साइड वालों की वजह से होगी इतनी, इसकी वजह से इतनी, इसकी वजह से ये। ठीक है, और क्योंकि ए पे 0 है तो इसका मतलब है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में उतनी तीनों को मिला के इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो आ गया Q1 इज इक्व टू Q2 + Q3 + Q4, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, अगर मैं ये पॉइंट बी मान लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ऑल्सो 0, तो देयरफॉर
जो मेरा Q4 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऊपर वाले कारण की वजह से, क्योंकि Q4 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और Q1 Q2 और Q3 की वजह से इधर होगी। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और हमें पता है ये पक्का जीरो होती है, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, और कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कोई भी पॉइंट होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है। तो चौथी इक्वेशन ये आ गई। तो फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 इक्वेशन से अगर मैं इनको सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा दैट Q1 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होता है, एंड Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू, सॉरी ये Q2 और Q3 बराबर नहीं है, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 एंड Q3 है जो दैट विल बी इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज हमने टोटल प्लेट्स को दिया Q1 प्लस Q2, उसका आधा इधर आ जाता है और आधा इधर आ जाता है। बाकी का जो बचा Q1 माइनस ये स्मॉल Q1 Q2 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये Q2 मैंने कैसे लिखा था, ये Q2 मैंने लिखा था Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस स्मॉल Q1। तो Q1 माइनस स्मॉल Q1 कितना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है। तो बस मेनली हमें ये याद रखना है कि जब मैं किसी दो प्लेट्स को चार्ज देता हूँ Q1 प्लस Q2, तो उन दोनों को मिला के उसका हाफ एग्जैक्टली बाहर वाली प्लेट्स पे आ जाता है और बाकी का बचा हुआ इधर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर मान लीजिए मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इस पे मैंने चार्ज दे दिया 4 कूलम और इस पे दे दिया 2 कूलम, तो 4 प्लस 2 कितना आता है 6। 6 का आधा इधर आ जाएगा 3 कूलम और इधर भी 3 कूलम आ जाएगा। बाकी कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1 कूलम इधर और 3 में से 2 गया तो 1 कूलम इधर, तो ऐसे चार्ज आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है। ठीक है। और देखिए मान लीजिए मेरे पास 3 प्लेट्स हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे 3 प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने चार्ज दे दिया 4Q और इस पे दे दिया Q और इस पे दे दिया माइनस Q। तो टोटल चार्जेस कितने हो गए, 4 प्लस 1 5 माइनस 1, इनको मैं माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 का एग्जैक्टली आधा 2Q इधर आ गया और 2Q इधर आ गया। 4 में से 2 गया तो 2Q इधर आ गया। अगर यहाँ पे 2Q है तो इधर भी 2Q आ गया। अगर इधर 2Q है तो इधर माइनस Q होना चाहिए, तभी तो 2Q माइनस Q इस प्लेट्स पे नेट Q आ जाएगा। अगर इधर Q है तो इधर भी माइनस Q होना चाहिए, तो -2, नहीं मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट, इधर -2 है तो पॉजिटिव Q होना चाहिए ना। तो पॉजिटिव Q के लिए इधर कितना होना चाहिए, ये गलत कर दिया मैंने, 1 मिनट, ये 2Q है तो इधर -2Q। अगर यहाँ पे -2Q है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, +3Q। अगर इधर +3Q है तो इस प्लेट पे कितना आना चाहिए, -3Q। -3Q और +2Q कितना आ गया, -Q। दोबारा समझाता हूँ इसी चीज़ को। यहाँ पे आ गया 4Q, ये Q, ये -Q, तो टोटल मिला के कितना हुआ 4Q। 4Q का आधा 2Q इधर और 2Q इधर। अगर ये 2Q इधर है तो 4 में से 2 गया, 2Q इधर। अगर यहाँ पे 2Q है तो अंदर कितना आ जाएगा, -2Q। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आता है यहाँ पे -2Q। अगर इधर -2Q है तो इधर कितना आना चाहिए, +3Q, तभी तो 3 - 2 1 होगा। अगर यहाँ पे 3Q है तो यहाँ पे -3Q आना चाहिए और -3 + 2 कितना आ जाएगा, -Q। तो ऐसे बन जाते हैं ये। ठीक है। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और देखिए छोटी सी चीज़ एक और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 प्लेट्स हैं ऐसे, ये कैपेसिटर की फाउंडेशन है कि कैपेसिटर बना कैसे है। मान लीजिए इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज है -Q, तो दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया, 0। 0 का आधा कितना होता है, 0, और इसका आधा 0, और बाकी यहाँ पे कितना आ जाएगा Q और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -Q। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इन दो प्लेट्स का जब मैं ऐसे प्लेट्स बनाता हूँ जिन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं,
इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तो इनका जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट्स इज ज़ीरो, आउटसाइड द प्लेट्स इज ज़ीरो। तो मतलब इसी रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेस था, हमने कैपेसिटर का पढ़ा। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम कैपेसिटर चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कैपेसिटर चैप्टर में आते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, किसी चीज़ में, तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए और आप असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, उसकी प्रॉब्लम्स भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू।